हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे आगे के पिट्यूटरी ग्लैंड्स आगे के हमारे ग्लैंड्स के बारे में। हमने प्रीवियस सेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स बनते हैं उसके बारे में अच्छे से समझा। अब आज हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड्स यानी कि पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था जब हम डायनसेफ्लॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा था हमने? देखो, डायनसेफ्लॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त हमने क्या देखा था, यहाँ पे जो एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर रहता है, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो रहता है इसको हमने नाम दिया था पीनियल ग्लैंड। इस पॉइंटेड स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था? पीनियल ग्लैंड। और हमने क्या पढ़ा था कि पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है? मेलाटोनिन हार्मोन बनाता है। मेलाटोनिन एक टाइप का स्लीपिंग हार्मोन है जिसके वजह से इंसान को नींद आती है, और इसी को आप डिप्रेशन हार्मोन भी बोल सकते हो, क्योंकि जो लोग यूजुअली डिप्रेशन में चले जाते हैं उनको भी बहुत नींद आती है। तो इसका मतलब उनकी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में मेलाटोनिन प्रोड्यूस हो गया। अगर मेलाटोनिन का अपोजिट हार्मोन बनाना है, यानी कि बॉडी में अगर फ्रेशनेस लानी है, तो मेलाटोनिन का अपोजिट हार्मोन कौन सा है? सीरोटोनिन। मेलाटोनिन का अपोजिट हार्मोन कौन सा है? सीरोटोनिन। सीरोटोनिन इज अ फ्रेशनेस हार्मोन जो आपको नींद से जगाकर आपके बॉडी में फ्रेशनेस पैदा करता है। तो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में, तो हमको सीरोटोनिन या फ्रेशनेस से कुछ लेना देना नहीं है, हम स्लीपिंग हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं। The pineal gland is given off from the roof of diencephalon and it is located between the two cerebral hemispheres. तो pineal gland कहाँ पर प्रेजेंट होता है? डायनसेफ्लॉन के पीछे की तरफ। The pineal gland is sensitive to the biochemical signals of light. Pineal gland लाइट को लेकर काफी सेंसिटिव होता है। जब लाइट बहुत ज्यादा होती है तो पीनियल ग्लैंड डीएक्टिवेटेड रहता है, जब लाइट डिम हो जाती है तो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। जैसे ही पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और इसीलिए सोते वक्त लाइट बंद की जाती है ताकि आपके दिमाग को पता चले कि अब आप सोना चाहते हो। जैसे ही लाइट की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा और वो मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करने लगेगा। तो अब समझ में आया क्यों लाइट बंद करने के बाद नींद आती है? बिकॉज अवर पीनियल gland secretes melatonin. It secretes a hormone called melatonin which is also known as sleep hormone. Melatonin is derived from, melatonin hormone बनाने के लिए हमारी बॉडी में एक स्पेशल अमीनो एसिड होना चाहिए, and which is that amino acid? tryptophan. ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर है। बिना ट्रिप्टोफैन के आपका मेलाटोनिन पिगमेंट कंप्लीटली तरीके से काम नहीं करेगा या प्रोड्यूस नहीं होगा। So melatonin is derived from tryptophan. Tryptophan is a type of amino acid and this tryptophan plays a very important role in the regulation of biological clock. Biological clock मतलब क्या होता है? कब सोओगे, कब उठोगे, आपका दिन भर का जो एक्टिविटी होता है, 24 आवर्स का जो डेली रिदम होता है। डायअर्नल मतलब क्या होता है बच्चों? डायअर्नल मतलब डेली रूटीन। तो आपका जो डेली रूटीन होता है आपकी बॉडी का, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। देखो, जब आप बचपन से 10 साल तक कंटिन्यू सुबह 6 बजे उठते हो, तो जब आप 11th स्टैंडर्ड में चले जाते हो, भले ही आपका कॉलेज आफ्टरनून का हो, फिर भी आपकी नींद सुबह 6 बजे ही खुलेगी, क्योंकि आपकी बॉडी को एक आदत पड़ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। It helps in maintaining the normal rhythm of sleep-wake cycle and also influences body temperature, metabolism and reproductive cycles. वो बोलते हैं ना कि अगर नींद अच्छी मिली हो इंसान को तो उसका डाइजेशन अच्छा होता है, उसकी बॉडी की हेल्थ अच्छी रहती है, और तो और साथ ही साथ उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बहुत अच्छा रहता है। गर्ल्स में स्पेशली मेंस्ट्रुएशन का प्रॉपर फ्लो होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनका एक स्लीप और वेक साइकिल प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे। एंड नॉट ओनली इन गर्ल्स, इन बॉयज ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक प्रॉपर स्लीप और वेक साइकिल बना हुआ रहना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी के दूसरे हार्मोन्स टाइम टू टाइम बन सके और एक्टिवेट हो सके। अब बारी आती है नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में। देखो, जब हम एडिनो हाइपोफिसिस के बारे में पढ़ रहे थे, किसके बारे में पढ़ रहे थे? एडिनो हाइपोफिसिस के बारे में पढ़ रहे थे। तब हमने क्या देखा था कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एंटीरियर पिट्यूटरी, एडिनो हाइपोफिसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल मिलता है हाइपोथैलेमस से। कहाँ से मिलता है सिग्नल? हाइपोथैलेमस से। फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड वो सिग्नल किसको देती है? थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देती है। कौन सा सिग्नल मिलता है हाइपोथैलेमस से? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में भेजा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड उस हार्मोन को थायराइड ग्लैंड के पास भेजता है, और थायराइड ग्लैंड फिर कौन सा हार्मोन बनाता है? थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। कौन सा हार्मोन बनाता है? थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये कंप्लीट पाथवे है। अब सबसे पहले आपको क्या समझना है कि ये ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है। तो थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको प्लीज अंडरलाइन करो, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। विच ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी इज लार्जेस्ट इन स्ट्रक्चर?
तो थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड है आपके बॉडी की। दिस बाइलोब्ड, बाइलोब मतलब क्या होता है, दो लोब्स प्रेजेंट है इसके, एक इस तरफ एक इस तरफ। लोब का मतलब क्या होता है, सर्कल लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि समझो अगर मैं ऐसा डंबल ड्रॉ करूं, ऐसा अगर मैं डंबल ड्रॉ करूं, जिम में जो डंबल उठाते हैं ना, या लेजिम में जो डंबल यूज करते हैं, तो डंबल्स को कैसे एक जगह पे एक सर्कल लोब बना होता है और दूसरी जगह पे एक सर्कल लोब बना होता है और बीच में हैंडल होता है, तो इसको हम लोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम लोब्स बोलते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हाइपोथैलेमस में भी हमको दो लोब्स देखने को मिल रहे हैं, ये एक लोब और ये एक दूसरा लोब। ओके, तो इट इज अ बाइलोब्ड ग्लैंड, यानी दो लोब्स प्रेजेंट है, सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया जस्ट बिलो द फेरिंग्स। तो ये थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके ट्रैकिया के पास। ट्रैकिया मतलब क्या होता है आपका, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक। आपके गले में दो ट्यूब्स होती है, एक ट्रैकिया और एक ईसोफेगस। ईसोफेगस इज फूड पाइप एंड ट्रैकिया इज विंड पाइप। तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया के आगे, ट्रैकिया के सामने। तो इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया। देखो ये आपका ट्रैकिया है और ट्रैकिया के ऊपर ये आपका थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है साइड साइड में। इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ये थायराइड ग्लैंड के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं जिससे इनको फ्रेश ऑक्सीजन मिलता रहे। द टू लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड आर कनेक्टेड बाय अ नॉन सेक्रेटरी बैंड, इधर पे बाय आएगा। दे आर कनेक्टेड बाय अ नॉन सेक्रेटरी बैंड कॉल्ड इस्थमस। देखो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी देखा था, ऐसे ये अपना फिम्ब्रिये और यहाँ पे यूटरस, इसको हमने इस्थमस नाम दिया था। इस्थमस मतलब क्या होता है, कोई भी दो अलग अलग पार्ट्स को जो कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम देखो आपका ट्रैकिया का और थायराइड ग्लैंड का, ये आपका राइट साइड का थायराइड ग्लैंड, ये आपका लेफ्ट साइड का थायराइड ग्लैंड, और दोनों को बीच में से कौन कनेक्ट कर रहा है, इस्थमस कनेक्ट कर रहा है। कौन कनेक्ट कर रहा है, इस्थमस कनेक्ट कर रहा है। समझ में आई आपको यहाँ तक बात? ओके, अब आगे देखो, हमको मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखो, कहाँ गया वो डायग्राम, हाँ 1 सेकेंड, ओके ठीक है, बाद में दिखाऊंगी मैं वो, आगे पैराथायरॉइड में है, डोंट वरी। हाँ, तो हम ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हमको आगे क्या बताया गया है। द थायराइड लोब्स, ये पीछे वाले लाइन का कंटिन्यूएशन है। द थायराइड लोब्स आर कंपोज्ड ऑफ राउंडेड फॉलिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय इंटरफॉलिकुलर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड स्ट्रोमा। क्या बोला गया है हमको यहाँ पे, ये देखो, ये आपका जो थायराइड ग्लैंड है, ये अलग अलग थायराइड सेल्स से बना है। फॉलिकल्स मतलब क्या होते हैं, सेल्स। तो हमारा थायराइड ग्लैंड अलग अलग फॉलिकल सेल्स से बना है, और ये फॉलिकल्स के बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोमा प्रेजेंट है। या आपको थिन ऐसे छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इंटरफॉलिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरफॉलिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसका दूसरा नाम है स्ट्रोमा। ओके, द स्ट्रोमा कंटेन्स ब्लड कैपिलरीज एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स। ये देखो, स्ट्रोमा के बीच बीच में रेड कलर के सेल्स आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिखाई देंगे, वो आपका ब्लड कैपिलरीज है। और इन्हीं के बीच में ऐसे आईज जैसे छोटे छोटे अलग टाइप के आंख जैसे सेल्स दिखाई देंगे आपको बीच बीच में, स्ट्रोमा के बीच बीच में, उनको हम बोलते हैं सी सेल्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम, पैराफॉलिकुलर सेल्स बोल सकते हो या सी सेल्स बोल सकते हो। थायराइड फॉलिकल्स यानी ये वाले, ये जो बड़े बड़े सेल्स हैं, ये छोटे छोटे फॉलिकल्स मिलके जो थायराइड फॉलिकल्स बना रहे हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये जो सेल्स है ना अपने, ये ऐसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बने, क्यूबॉइडल सेल से। आपने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर पढ़ा था एनिमल टिश्यू, उसमें आपने अलग अलग टाइप के एपिथेलियल सेल्स पढ़े थे, स्क्वैमस एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो हमारे थायराइड ग्लैंड के जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो कैसे बने हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बने हैं। रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इज फिल्ड विद अ जिलेटिनस कोलॉइड। मतलब क्या बोला गया है, एक चीज अच्छे से समझो, थायराइड ग्लैंड बहुत बड़ा ग्लैंड है, वो जिन सेल्स से बना है उन सेल्स को हम बोलते हैं थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स के बीच बीच का जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के बीच बीच में ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही है, जिससे फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है थायराइड ग्लैंड को, और उसके बीच बीच में सी सेल्स है। सी सेल्स का क्या फंक्शन है वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, और ये जो बीच का व्हाइट कलर का पार्ट है, ये जो लिक्विड बीच में जो मैट्रिक्स जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं जिलेटिनस कोलॉइड। क्या बोलते हैं इसको हम, जिलेटिनस कोलॉइड, मतलब इट इज थिक स्टिकी सब्सटेंस। ओके, तो अब आगे देखो क्या बताया गया है, थायराइड ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड। अब थायराइड ग्लैंड कब एक्टिवेट होता है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल आता है। मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है और पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देती है। ओके, तो थायराइड ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड टू सेक्रेट इट्स हार्मोन बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब थायराइड ग्लैंड के पास, समझो ये अपना
ये अपना थायराइड ग्लैंड है। क्या है? अपना थायराइड ग्लैंड है। ये ग्लैंड कब कब हार्मोन बनाएगा? जब इसके पास TSH का सिग्नल आएगा। क्या आएगा? इसके पास TSH का सिग्नल आएगा। द टू हार्मोन सेक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स आर। तो थायराइड ग्लैंड दो तरीके के हार्मोन्स बनाता है। कौन से दो टाइप के हार्मोन्स बनाता है? एक है T3 हार्मोन्स और एक है T4 हार्मोन्स। तो थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन्स बनते हैं। टू हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स आर थायरोक्सिन, जिसको हम टेट्रा आइडोथायरोनिन भी बोलते हैं, यानी T4 सेल्स, और दूसरा हार्मोन कौन सा है? ट्राई आइडोथायरोनिन यानी T3 सेल्स। T3 और T4 के बीच में क्या फर्क है मैं आपको वो बताऊंगी। ओके, तो थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन्स बन रहे हैं, T3 हार्मोन एंड T4 हार्मोन्स। ओके, थायरोक्सिन इज सिंथेसाइज्ड। थायरोक्सिन किसका नाम है? T4 का नाम है। थायरोक्सिन किसका नाम है? T4 का। देखो ये हार्मोन कैसे बनता है। थायरोक्सिन इज सिंथेसाइज्ड बाय अटैचिंग आयोडीन टू अमीनो एसिड टायरोसिन बाय एंजाइमेटिक एक्शन। मतलब क्या? T3 हार्मोन हो या T4 हार्मोन हो, देखो ध्यान से सुनो, थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फीमेल्स में। थायराइड ग्लैंड में से अगर हार्मोन्स नहीं बने तो फीमेल्स की बॉडी में बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। तो थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन्स कौन से बनते हैं? T3 एंड T4। ये हार्मोन कैसे बनते हैं? देखो इधर पे ये डायग्राम देखो, पहले ये समझो। ये देखो, ये अपना थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। ओके, आपका हाइपोथैलेमस TSH हार्मोन बना रहा है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन किसके पास जा रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जा रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी इसको एक्टिवेट करके किसको देता है? ये देखो, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ये सिग्नल आया TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन आपके थायराइड ग्लैंड के पास गया। थायराइड ग्लैंड के पास जब ये हार्मोन गया तो उसको हम बोलते हैं TSH। अब TSH हार्मोन जैसे ही थायराइड ग्लैंड के पास पहुंचेगा तो थायराइड ग्लैंड क्या बनाना स्टार्ट कर देगा? T3 और T4 हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देगा। कैसे बनता है ये डायग्राम भी देखो आप। देखो ये आपके थायराइड के फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये बीच का जो लिक्विड है उसको हम कोलॉइड बोलते हैं। ये बीच बीच में आपके C सेल्स प्रेजेंट है। C सेल्स क्या बनाता है? कैल्सिटोनिन बनाता है, मतलब कैल्शियम आयंस बनाने में हेल्प करता है। और आपके ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स क्या कर रहे हैं? ये दो टाइप के थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन से दो टाइप के थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं? एक T4 और एक T3। इधर पे देखो, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा हार्मोन बनता है? T4 हार्मोन। सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा हार्मोन बनता है? T4 हार्मोन एज कंपेयर टू T3। लेकिन अभी भी मुद्दा ये है कि ये हार्मोन कौन से केमिकल कंपोनेंट से बना है। तो ये हार्मोन बना है अमीनो एसिड टायरोसिन से। ये हार्मोन कैसे बना है? हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स है, ठीक है। तो उसमें से जो अमीनो एसिड टायरोसिन है, उस टायरोसिन मॉलिक्यूल के साथ आयोडीन मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। So the amino acid tyrosine molecule binds to the iodine molecule to produce what? Monoiodotyronium। अगर एक आयोडीन मॉलिक्यूल एक टायरोसिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुआ तो उसको हम बोलते हैं T1 हार्मोन। क्या बोलते हैं उसको हम? T1 हार्मोन। अगर आपके एक टायरोसिन मॉलिक्यूल्स के साथ, मतलब देखो ये अपना टायरोसिन मॉलिक्यूल है, अगर इसके साथ एक आयोडीन अटैच हुआ तो उसको बोलेंगे मोनोआयोडोटायरोनिन। अगर दो आयोडीन अटैच हुए तो उसको हम बोलेंगे डाई आयोडोटायरोनिन। और अगर तीन आयोडीन मॉलिक्यूल्स अटैच हुए तो उसको बोलेंगे ट्राई आयोडोटायरोनिन। तो देखो इधर पे क्या बोला गया है, मोनो आयोडोटायरोनिन में एक आयोडीन था, इसमें एक आयोडीन था और इसमें दो आयोडीन थे। इन दोनों को अगर हम साथ में मिला दें तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। तो T1 और T2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बाइंड होके क्या करते हैं? दीज बाइंड एंड टू एंड टू मेक कोलॉइडल मास इनसाइड द फॉलिकल। T1 मॉलिक्यूल्स और T2 मॉलिक्यूल्स बाइंड होके अंदर की तरफ रिलीज होते हैं। ये हार्मोन कहाँ रिलीज होता है? देखो ये डायग्राम देखो, ये देखो, ये आपके थायराइड फॉलिकल्स हैं, ये T3 और T4 हार्मोन बना रहे हैं। लेकिन T3 और T4 हार्मोन बनने से पहले T1 और T2 बनता है। T2 हार्मोन किधर स्टोर होता है? थायराइड फॉलिकल्स के सेंटर में, जो कोलॉइडल लिक्विड है वहां पे। दे आर फर्दर मेटाबोलाइज्ड। अब इसी T1 और T2 को यूज करके हम क्या बनाते हैं? T3 और T4। एक चीज अच्छे से याद रखो, T1 मतलब 1 आयोडीन मॉलिक्यूल, T2 मतलब 2 आयोडीन मॉलिक्यूल, T3 मतलब 3 आयोडीन मॉलिक्यूल, T4 मतलब 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपके 3 आयोडीन मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्राई आयोडोथायरोनिन। अगर 4 आयोडीन मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं तो उसको बोलेंगे टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ट्राईआयोडोथायरोनिन और T3 इज ऑल्सो सेक्रेटेड इन अ स्मॉल क्वांटिटी। T3 मॉलिक्यूल बहुत कम अमाउंट में बनता है। इट इज फिजियोलॉजिकली मोर एक्टिव। ये हार्मोन कम क्वांटिटी में बनता है लेकिन ज्यादा एक्टिव है, और जो हार्मोन ज्यादा क्वांटिटी में बनता है उसका कुछ फायदा नहीं है क्योंकि वो कम एक्टिव है।
थायराइड ग्लैंड इज द ओनली ग्लैंड दैट स्टोर्स इट हॉर्मोन्स। देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हॉर्मोन्स बनाते हैं। अब आप सोचोगे मैम हाइपोथैलेमस ने भी जो हार्मोन बनाया वो भी तो स्टोर हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड में, लेकिन बच्चा ये देखो पीछे आ जाओ, इधर देखो, इधर बताती हूँ। हाइपोथैलेमस कौन से दो हार्मोन बनाता है? एडीएच बनाता है और ऑक्सीटॉक्सिन बनाता है। ये हाइपोथैलेमस हार्मोन बना के किसको दे देता है? पोस्टीरियर लोब को दे देता है। तो पोस्टीरियर लोब में ये हार्मोन स्टोर हो रहा है, मतलब ये हार्मोन बना कहीं और स्टोर कहीं और पे हो रहा है। हाइपोथैलेमस खुद के पास ये हार्मोन स्टोर नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हमको क्या बताया गया है? थायराइड ग्लैंड एक ऐसा लौता ग्लैंड है जो खुद का हार्मोन बना के खुद अपने पास स्टोर करता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑटोक्राइन सिस्टम। मतलब जो ग्लैंड अपना हार्मोन बना के अपने पास ही रखता है, स्टोर करके रखता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिस्टम। ये हार्मोन्स कब एक्टिवेट होते हैं? T3 एंड T4 हार्मोन्स आर स्टोर्ड बिफोर सेक्रीशन एंड रेगुलेटेड बाय थायरोट्रोपिन और पिट्यूटरी ग्लैंड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब जब तक इनको पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल मिल नहीं जाएगा तब तक ये बॉडी में रिलीज नहीं होंगे, और इसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब देखो आगे मैंने आपको इधर स्ट्रक्चर बताया है टायरोसिन का। ये आपका अमीनो एसिड है, ये आपका क्या है? अमीनो एसिड। इस अमीनो एसिड के साथ अगर 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स बाइंड हो गए तो आपको T4 हार्मोन मिलेगा। अगर 3 आयोडीन बाइंड हुए तो T3 हार्मोन, और अगर ये उल्टा रिवर्स T3 है, इट इज द इनएक्टिव फॉर्म। दिस इज द इनएक्टिव T3 एंड दिस इज द एक्टिव T3। ओके, तो हमारी बॉडी में ये वाला T3 10% प्रेजेंट रहता है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन यही सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ओके, ऑल राइट। अब फंक्शन क्या है थायरोक्सिन हार्मोन का? क्या फंक्शन है? थायरोक्सिन मतलब T4 वाला, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करेंगे T3 और T4 को, तो ज्यादा एक्टिव T3 है, लेकिन T4 हार्मोन ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। इसीलिए हम क्या प्रेफर करते हैं? T4 हार्मोन प्रेफर करते हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो देखो T4 हार्मोन का क्या फंक्शन है? टायरोक्सिन मतलब T4 हार्मोन, कंफ्यूज मत होना। T4 हार्मोन के दो नाम है, टायरोक्सिन एंड टेट्राएडोथायरोनिन। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, इट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, BMR। BMR मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म। आप कितना ज्यादा खाना डाइजेस्ट कर रहे हो, आपको कितना एनर्जी मिल रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं BMR। It also regulates metabolism by stimulating protein synthesis and promotes growth of body tissues. थायरोक्सिन हार्मोन के अलग अलग फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है BMR कंट्रोल करना, दूसरा फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना जिससे BMR फास्ट हो सके, मतलब डाइजेशन फास्ट हो सके। इट हेल्प्स इन थर्मोरेगुलेशन बाय इंक्रीजिंग हीट प्रोडक्शन। ये तीसरा फंक्शन है थायरोक्सिन हार्मोन का। होम्योस्टेसिस करने में हेल्प कर रहा है। ये क्या कर रहा है? होम्योस्टेसिस करने में हेल्प कर रहा है। अब तक आपको होम्योस्टेसिस का मीनिंग पता हो जाना चाहिए। होम्योस्टेसिस मतलब पीएच और टेम्परेचर मेंटेन करना। तो हमारी बॉडी में अगर टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है तो थायरोक्सिन हार्मोन टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। इट इंक्रीजेस एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ये दो ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में कब प्रोड्यूस होते हैं? जब इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है। मतलब समझो आपको रेसिंग में पार्टिसिपेट करना है, आप लास्ट पर्सन हो, रिले रेस चालू है और आप लास्ट पर्सन हो, आपको कैसे भी फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में जो जोश आता है वो कौन से हार्मोन की वजह से आता है? एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। और नॉर एड्रेनलिन का ही एक टाइप है। So this helps in formation of two neurotransmitters, that is adrenaline and noradrenaline. नेक्स्ट फंक्शन क्या है थायरोक्सिन हार्मोन का? इट ऑल्सो सपोर्ट्स प्रोसेस ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मतलब ऑस्मोसिस करने में भी हेल्प कर रहा है, होम्योस्टेसिस करने में भी हेल्प कर रहा है। तो देखो थायरोक्सिन हार्मोन के कितने फंक्शन है, और इमेजिन करो कि अगर ये हार्मोन नहीं बना तो बॉडी में कितना कुछ इम्बैलेंस हो सकता है। इट रेगुलेट्स रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन फीमेल्स। तो फीमेल्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ओवम रिलीज वाला जो साइकिल होता है, वो भी थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। इसके वजह से फीमेल्स के अंदर थायराइड ग्लैंड अच्छा होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए। ओके, मैंने आपको बताया था कि हम सी सेल्स का फंक्शन पढ़ेंगे। ये जो बीच बीच में आइस जैसे सेल्स थे, इनको हमने क्या बोला था? पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स। They produce a special hormone called calcitonin hormone and this hormone regulates calcium metabolism. कैल्सिटोनिन हार्मोन के वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम बनता है। कैसे? ये देखो, कैल्सिटोनिन इट इज सेक्रेटेड बाय द सी सेल्स। कैल्सिटोनिन हार्मोन कैसे बना है? सी सेल्स की मदद से बना है। इट रेगुलेट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द ब्लड। आपके ब्लड में जब जब आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, जब जब आपके ब्लड में या प्लाज्मा में
कैल्शियम या फॉस्फोरस का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? कैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेगा? ब्लड में ये जो आयंस ज्यादा प्रोड्यूस हुए हैं उन आयंस को बोन के अंदर ट्रांसफर कर देगा। किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा? बोन के अंदर। ओके, तो देखो इधर पे क्या दिया गया है, कैल्सिटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय सी सेल्स, इट रेगुलेट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द ब्लड, इट इज अंडर फीडबैक कंट्रोल ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा। मतलब जब जब आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल कम ज्यादा होगा तब तब आपका ये हार्मोन बनेगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन। इट इज सेक्रेटेड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम राइजेज इन द ब्लड। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को अच्छे से ब्रैकेट में डालो। कैल्सिटोनिन हार्मोन कब बनता है? जब आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। जैसे ही आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, इट लोअर्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा मीन्स ब्लड, by decreasing their release from the bones and accelerating the uptake of calcium and phosphorus by the bones। मतलब क्या बोला गया है हमको इधर पे, हमारा ये जो बोन है, हमारी जो हड्डी होती है, इस हड्डी से कैल्शियम बाहर निकलता है। कैल्शियम बाहर निकल के ब्लड में मिक्स होता है, लेकिन इतना ज्यादा कैल्शियम ब्लड में आ गया है कि कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया है। तो जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, ये बोन के पोर्स को बंद कर देता है ताकि बोन कैल्शियम निकालना बंद कर दे और ब्लड में जो कैल्शियम रिलीज हुआ है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दे। ओके, तो बोन से कैल्शियम रिलीज स्टॉप कर देते हैं और ब्लड में जो कैल्शियम है वो बोन को देने लग जाते हैं। तो इसका मतलब कैल्सिटोनिन हार्मोन की मदद से आपकी बोन स्ट्रांग होगी क्योंकि ब्लड का कैल्शियम आपकी बोन के अंदर जाएगा, फॉस्फोरस और कैल्शियम आपकी बोन के अंदर एब्जॉर्ब होगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन हार्मोन। किसका फंक्शन है? ये कैल्सिटोनिन हार्मोन का फंक्शन है। यहाँ तक आपको समझ में आया है? पक्का। अब हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के बारे में। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स कौन से हैं। मतलब थायराइड ग्लैंड अगर हार्मोन नहीं बनाता है तो क्या होता है, या ज्यादा हार्मोन बन जाता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा, मोर। अगर ज्यादा हार्मोन बन गया, अगर आपका थायराइड ग्लैंड ज्यादा एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा? इट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स। मतलब जब आपकी बॉडी में ज्यादा थायराइड हार्मोन्स बनते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। दिस इंक्रीजेस, तो इसके वजह से क्या होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आपकी बॉडी में फटाफट डाइजेशन होगा। ओके, सेंसिटिविटी यानी कि जल्दी जल्दी डाइजेशन होगा तो बॉडी में कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ फटाफट एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस। ओके, सेंसिटिविटी यानी कि आप छोटी छोटी मौसम के वजह से भी बीमार पड़ने लगोगे, बहुत ज्यादा पसीना आएगा क्योंकि जल्दी जल्दी डाइजेशन हो रहा है। फ्लशिंग यानी कि क्या होता है, बॉडी मतलब शिवर करना या बॉडी में वीकनेस आ जाना। रैपिड रेस्पिरेशन, आपका रेस्पिरेशन साइकिल बहुत फास्ट हो जाता है। बल्जिंग ऑफ आई बॉल्स, मतलब आंख ऐसे एकदम बड़ी बड़ी दिखाई देती है। मेरी आंख भी बड़ी है लेकिन मुझे थायराइड का प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज माई जेनेटिक्स। तो आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं, ऐसे लगता है कि अभी बाहर आके गिर जाएंगी क्योंकि इंसान इतना कमजोर दिखाई देता है। एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। देखो आगे क्या बताया गया है। पहला एग्जाम्पल कौन सा है हाइपरथायरॉयडिज्म का? ग्रेव्स डिजीज, जिसको हम एक्सऑप्थाल्मिक गॉइटर भी बोलते हैं। एक्सऑप्थाल्मिक गॉइटर मतलब क्या होता है? इट अकर्स इन अडल्ट्स, ये अडल्ट्स में देखा जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म इन अडल्ट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स। प्रोट्रूडिंग मतलब ऐसे एकदम बाहर निकले हुए, एकदम एक्सटेंडेड, एकदम बाहर निकले हुए आई बॉल्स, बल्जिंग आई बॉल्स। तो जिन लोगों के बॉडी में बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन बनता है उनकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं और एकदम ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। उनकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसके वजह से उनका डाइजेशन फास्ट होता है और बॉडी में कुछ एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है और उनका वजन कम होने लग जाता है, वजन घटने लग जाता है। इंक्रीज्ड बीएमआर प्रोड्यूसेस अ रेंज ऑफ इफेक्ट। जितना फास्ट डाइजेशन होगा, जितना फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा, उसके वजह से आपका हार्ट रेट फास्ट हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा जिसके वजह से दूसरे सेल्स डैमेज होने लगेंगे। आप नर्वस होने लगोगे क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं बचेगी। आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होगा क्योंकि बॉडी में एनर्जी नहीं बची है, सब चला गया बाहर। आपके हाथ वगैरह कांपने लगेंगे। ट्रेमर मतलब क्या होता है? शिवरिंग करना, मतलब कांपना। तो आपके हाथ, आपकी उंगलियां ऐसे कांपने लगेंगी, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। बल्जिंग आई बॉल्स और प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स दोनों का मतलब सेम होता है, ये रिपीट किया गया। तो ये था फर्स्ट डिजीज हाइपरथायरॉयडिज्म के वजह से। नेक्स्ट डिजीज को बताया गया है हमको इधर हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब क्या होता है? जब आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है।
तो इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स। जब बॉडी में कम थायराइड हार्मोन होता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म देखा जाता है, या थायराइड ग्लैंड सर्जरी करके रिमूव कर दिया गया है तो उसके वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म देखा जा सकता है। तो पहला डिजीज कौन सा देखा गया है? क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म मतलब क्या होता है? हाइपोसेक्रीशन इन इन्फेंट्स लीड्स टू क्रेटिनिज्म। अगर ये थायराइड हार्मोन बच्चों में, इन्फेंट मतलब क्या होते हैं? इन्फेंट मतलब 1 ईयर से छोटे बच्चे, 1 साल से भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम इन्फेंट्स बोलते हैं, यानी नवजात शिशु, टॉडलर्स। ओके, तो अगर छोटे छोटे बच्चों में थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है तो उनके अंदर जो डिसऑर्डर देखा जाएगा उसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। इसके वजह से क्या हमको फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं? क्रेटिन मतलब क्रेटिनिज्म का जो पेशेंट होता है उसको क्रेटिन बोलते हैं। तो क्रेटिन पेशेंट हैज रिड्यूस्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब उनकी बॉडी का डाइजेशन बहुत स्लो होता है, एंड दे हैव लो ऑक्सीडेशन, उनकी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत स्लो होता है। दे आर शॉर्ट स्टेचर्ड, मतलब शॉर्ट हाइट, ऐसे लोगों की हाइट बहुत छोटी रह जाती है क्योंकि उनकी बॉडी में प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उनके सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से सेल्स डिवाइड नहीं हो रहे हैं और बोन डेवलपमेंट नहीं हो रही है। मतलब एक की वजह से दूसरा रीजन, दूसरे की वजह से तीसरा रीजन। एंड बिकॉज द स्केलेटन फेल्स टू ग्रो, तो इनकी हाइट छोटी रह जाती है क्योंकि इनका बोन डेवलपमेंट नहीं होता है, इनका स्केलेटन डेवलपमेंट नहीं होता है। दे आर मेंटली रिटार्डेड, जो क्रेटिन पेशेंट्स होते हैं उनका दिमागी रूप से जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं होता है, इनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है, इसीलिए इनको हम मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं। मेंटली रिटार्डेड मतलब जो जिनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है। दे शो ड्राई स्किन, इनकी बॉडी की स्किन ड्राई रहती है, इनकी जबान एकदम थिक रहती है। प्रोलॉन्ग्ड नियोनेटल जॉन्डिस, मतलब ये हमेशा बीमार होते रहते हैं, पैदाइशी बीमारी इनको लगी हुई रहती है। लेथार्जी एंड कॉन्स्टिपेशन, मतलब इनका प्रॉपर डाइजेशन ना होने की वजह से इनको बार बार लूज मोशंस होंगे, बार बार वॉमिटिंग होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस कैन बी ट्रीटेड बाय अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो ये बीमारी ऐसा नहीं है कि आप ट्रीट नहीं कर सकते, अगर आपको जल्दी पता चल गया अर्ली स्टेज पे कि इस बच्चे में थायराइड हार्मोन की कमी है तो आप उसको अर्ली स्टेज से ही अगर थायराइड हार्मोन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दोगे तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। द क्रेटिन शोज स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ एंड डिलेड प्यूबर्टी, इधर आई नहीं आएगा, डिलेड प्यूबर्टी एंड मेंटल रिटार्डेशन। मतलब हमको लास्ट लाइन में कंक्लूजन बताया गया है कि एक जो क्रेटिनिज्म वाला पेशेंट होता है उसकी बॉडी की हाइट एकदम छोटी रहती है, दे शो स्टंटेड ग्रोथ, शॉर्ट हाइट, उनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है और उनका सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप नहीं होता है। देखो ऐसे ही दिखते हैं क्रेटिन पेशेंट्स, उनकी स्किन एकदम मोटी मोटी हो जाती है, प्रॉपर बॉडी डेवलपमेंट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट डिसऑर्डर कौन सा है? हाइपोथायरॉयडिज्म का मिक्स ओडिमा। ये अडल्ट्स में देखा जाता है, क्रेटिनिज्म बच्चों में देखा जाता है, ये चिल्ड्रन में होता है, मतलब इन्फेंट्स में, और मिक्स ओडिमा अडल्ट्स में होता है थायराइड ग्लैंड की कमी के वजह से, हार्मोन की कमी के वजह से। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेक्यूलियर मतलब स्पेसिफिक thickening and puffiness of the skin and subcutaneous tissue, particularly of the face and extremities. एक्सट्रीमिटीज मतलब क्या होते हैं? आपके हैंड्स एंड लेग्स। मतलब जब अडल्ट्स में थायराइड हार्मोन कम बनता है तो उनकी गले में, उनके हाथ, उनके जो पंजे होते हैं, उनके ये जो पैर होते हैं, ये अचानक से सूजने लग जाते हैं। पफीनेस, थिकनिंग बोलो या पफीनेस बोलो, थिक होना मतलब मोटे हो जाना, मतलब सूज जाना, पफी हो जाना, एकदम फुलफुले हो जाना। ओके, तो ये मतलब थायराइड हार्मोन के कमी की निशानी है। और ऐसे पेशेंट्स अलर्ट नहीं रहते, मतलब इनका दिमाग स्लो चलता है, दे लैक अलर्टनेस, उनका दिमाग स्लो चलता है, उनकी इंटेलिजेंस पावर कम होती है। द पेशेंट सफर्स फ्रॉम स्लो हार्ट रेट, इनका हार्ट रेट स्लो होता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर हमेशा कोल्ड रहता है और इनको हमेशा ठंडी लगती रहती है। दे हैव लो बॉडी टेम्परेचर एंड रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट। रिटार्डेड मतलब डैमेज्ड या इम्प्रॉपर, रिटार्डेड का मतलब क्या होता है? डैमेज्ड या अनडेवलप्ड। ओके, तो ऐसे पेशेंट्स का सेक्सुअल डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। सो दिस इज मिक्सोडीमा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के वजह से हमने दो डिजीजेस कौन सी देखी? एक क्रेटिनिज्म जो बच्चों में, और मिक्सोडीमा जो अडल्ट्स में देखा जाता है थायराइड हार्मोन की कमी के कारण। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ, दैट इज सिंपल गोइटर। इसका थायराइड हार्मोन से डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन इसका आयोडीन से लेना देना है, क्योंकि थायराइड हार्मोन कैसे बनता है? टायरोसिन और आयोडीन से। तो आयोडीन ही अगर आपकी बॉडी में कम रहेगा तो थायराइड हार्मोन बनेगा ही नहीं। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल गोइटर, यानी आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर। गोइटर मतलब क्या होता है? गांठ जैसा स्ट्रक्चर। आयोडीन इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था उसमें हमने क्या देखा था कि थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होता है। इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, डेफिशिएंसी मतलब कमी,
अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है, अगर आपके खाने में आयोडीन नहीं है, वो ऐड आता है ना, क्या आपके नमक में आयोडीन है? तो अगर आपके खाने में या आपके डाइट में आयोडीन नहीं है तो उसके वजह से क्या होगा, आपके थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होगा और आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ग्लैंड बड़ा हो गया मतलब ज्यादा हार्मोन, ग्लैंड स्वेल हो जाता है लेकिन उसका हार्मोन प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। तो इट कॉजेज एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। देखो गले में गांठ जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है क्योंकि थायराइड ग्लैंड इधर ही प्रेजेंट है। तो आयोडीन जब नहीं रहता है बॉडी में तो आपका थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाता है जिसके वजह से थायराइड हार्मोन नहीं बनता है। दिस डिजीज इज कॉमन इन हिली एरियाज, और ये ज्यादातर जो लोग पहाड़ वगैरह पे रहते हैं वहां पे देखा जाता है। एडिशन ऑफ आयोडीन टू टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट मतलब टेबल पे रखा हुआ नमक नहीं होता है, टेबल सॉल्ट मतलब खाने में डालने वाला नमक। तो अगर आपने अपने खाने में डालने वाले नमक में आयोडीन ऐड किया है तो उसके वजह से आपको ये बीमारी नहीं होगी। तो खाने में नमक होना बहुत जरूरी है, लेकिन आयोडाइज्ड सॉल्ट। ओके, so addition of iodine to table salt prevents this disease and size of the thyroid gland is increased but total output of the thyroxine is decreased। अगर आयोडीन नहीं रहा बॉडी में तो साइज बढ़ जाएगी थायराइड ग्लैंड की, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। ये सिंपल गोइटर का डिजीज है। यहाँ तक आपको समझ में आया है? पक्का। आगे बढ़े, अब हम पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। राइट, तो अगर आपको थायराइड ग्लैंड अच्छे से समझ में आ गया होगा तो पैराथायरॉयड ग्लैंड बहुत इजी है, इसको फटाक से देख लेते हैं, वीडियो को छोटा रखेंगे। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होते हैं? दीज आर सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। मतलब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। देखो ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस पे चार अलग अलग एंड्स में छोटे छोटे 4 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ 4 कॉर्नर में 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ठीक है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड्स आर 4 इन नंबर, 4 अलग अलग ग्लैंड्स हैं, छोटे छोटे एकदम वटाने के साइज के। They are named as superior and inferior parathyroid glands। इनको क्या नाम दिया गया है? ऊपर के जो 2 ग्लैंड्स हैं इनको हम बोलते हैं सुपीरियर और नीचे के जो 2 हैं इनको हम बोलते हैं इंफीरियर। ओके, और देखो पीछे और क्या बताया गया, 1 मिनट। हाँ, तो द सेल्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर अरेंज्ड इन कॉम्पैक्ट मास। मतलब छोटा सा ग्लैंड है तो जो सेल्स बने हैं, जिस सेल से ये पैराथायरॉयड ग्लैंड बना है वो सेल्स एकदम एक साथ अटैच्ड है, एकदम कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है। आगे हमको ये डायग्राम आपको समझ गया, ये थायराइड ग्लैंड है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है। पैराथायरॉयड ग्लैंड के पीछे आप मतलब थायराइड ग्लैंड के पीछे पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, अलग से नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, अब आगे देखो क्या बताया गया है। पैराथायरॉयड ग्लैंड का फंक्शन क्या है? द पैराथायरॉयड ग्लैंड सेक्रीट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथ हार्मोन। पैराथायरॉयड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाते हैं? पैराथ हार्मोन बनाते हैं, यानी पीटीएच हार्मोन बनाते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलिप्स हार्मोन, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम कॉलिप्स था। इट रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस बिटवीन ब्लड एंड अदर टिश्यूज। देखो थायराइड हार्मोन का काम क्या था? थायराइड हार्मोन क्या करता था? ब्लड का कैल्शियम, ब्लड में जो कैल्शियम होता था उसको बोन में डालता था। किसमें एब्जॉर्ब करवाता था? बोन में। पैराथायरॉयड हार्मोन इसका अपोजिट काम करता है। जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन के अंदर से, हमारे बोन के अंदर से कैल्शियम निकाला जाता है। ये काम कौन करता है? पैराथ हार्मोन, यानी पैराथायरॉयड ग्लैंड। यानी थायराइड ग्लैंड का एग्जैक्ट अपोजिट काम करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ओके, सो इट रेगुलेट्स द बैलेंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बिटवीन ब्लड एंड अदर टिश्यूज। रिलीज ऑफ पैराथ हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। थायराइड ग्लैंड में क्या हो रहा था? ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है। It draws calcium from bones, increases calcium absorption in the digestive tract। मतलब क्या बोला गया है? पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? ये पैराथ हार्मोन क्या करता है? ये बोन का कैल्शियम निकाल के ब्लड में डालता है, बोन का कैल्शियम निकाल के डाइजेस्टिव सिस्टम में डालता है। और थायराइड हार्मोन क्या करता था? वो ब्लड का कैल्शियम बोन में डालता था। समझ में आ रही है आपको बात? तो बैलेंस बना के रखने के लिए ये दोनों हार्मोन्स काफी जरूरी होते हैं। Okay, secretion of parath hormone is under the feedback control of blood calcium level।
क्या बोला गया है हमको इधर पे कि पैराथॉर्मोन बहुत जरूरी है ब्लड का कैल्शियम लेवल मेंटेन करके रखने के लिए, क्योंकि अगर कैल्शियम कम हो गया तो भी हमको कैल्शियम लेवल मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वरना आपके न्यूरोट्रांसमिशन एक्टिविटी में असर पड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया गया है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हमको क्या बताया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ये बताया है कि आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन बनता है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे बोन्स में से कैल्शियम रिलीज करता है। क्या करता है, बोन्स में से कैल्शियम रिलीज करता है और ब्लड में ऐड करता है। ओके, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कैल्शियम क्लियरेंस, मतलब ये किडनीज में से यूरिन में ज्यादा कैल्शियम नहीं जाने देता है, कैल्शियम को ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर लेता है, कैल्शियम को ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है। तो जिसके वजह से आपका विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है, यानी बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्टिवेटेड, क्योंकि यही विटामिन डी क्या करेगा, यही विटामिन डी हमारे इंटेस्टाइन को हेल्प करेगा कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में। तो देखो पैराथॉर्मोन का क्या फंक्शन है, बोन्स में से कैल्शियम निकाल के उसको ब्लड में डालना, ताकि आपका जो किडनी है, ये किडनी उस कैल्शियम को फिल्टर करके बाहर नहीं भेजेगा, ये किडनी जो है इस कैल्शियम को इंटेस्टाइन में डालेगा, ताकि इंटेस्टाइन के सेल्स को कैल्शियम मिल सके और हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स हेल्दी रह सके। आगे देखो फटाक से देख लेते क्या बताया गया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इज मेंटेन्ड बाय पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन। कैल्शियम हार्मोन के लिए कैल्सिटोनिन जरूरी है जो सी सेल्स से बनता है, और पैराथॉर्मोन भी कैल्शियम हार्मोन को बैलेंस करता है। These two hormones form an antagonistic pair like insulin and glucagon. एंटागोनिस्टिक पेयर मतलब क्या होता है, अपोजिट पेयर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट काम करना। थायराइड ग्लैंड ब्लड का कैल्शियम कम करके बोन में डाल रहा है, पैराथायराइड ग्लैंड बोन का कैल्शियम लेके ब्लड में डाल रहा है, दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं। अब इसके डिसऑर्डर्स क्या बताए गए हैं, अगर समझो पैराथॉर्मोन कम प्रोड्यूस हुआ, हाइपोसेक्रीशन मतलब कम प्रोडक्शन, तो अगर हमारी बॉडी में पैराथॉर्मोन कम प्रोड्यूस हुआ, हाइपोसेक्रीशन हुआ, इट विल लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। तो इसके वजह से क्या होगा, आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, और इसके वजह से आपकी नर्व्स की जो एक्साइटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड मसल्स विल कॉज मसल ट्विच एंड स्पाज्म। नर्व्स एकदम से अगर एक्साइटेड हो जाएंगे तो आपके मसल्स में क्रैम्प आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं मसल ट्विच एंड स्पाज्म, मतलब अचानक से आपकी बॉडी अकड़ने लगेगी। तो ये किसके वजह से होता है, कैल्शियम की कमी के वजह से। दिस इज कॉल्ड पैराथायरॉयड टिटनी और हाइपोकैल्सेमिक टिटनी। हाइपोकैल्सेमिक मतलब कम कैल्शियम होने की वजह से बॉडी अकड़न दे रही है। फिर आपका आता है हाइपर सेक्रीशन। हाइपर सेक्रीशन मतलब ज्यादा कैल्शियम बन जाना। हाइपर सेक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, मतलब बोन से हम ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। पर इसका नुकसान क्या होगा, आपने बोन्स में से कैल्शियम निकाल तो लिया, लेकिन अब बोन्स खोखली पड़ जाएंगी, बोन्स के अंदर होल होने लग जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। क्या बोलते हैं इसको हम, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, मतलब बोन का कैल्शियम निकाल के यूज करना। एंड दिस विल रिजल्ट इन सॉफ्टनिंग, बेंडिंग एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन। बोन का कैल्शियम बाहर निकल जाएगा तो बोन वीक हो जाएगी, जिसके वजह से बोन आसानी से फ्रैक्चर हो सकती है। दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। बोन्स के अंदर जब कैल्शियम कम हो जाता है तो बोन्स में छोटे छोटे होल होने लग जाते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब क्या होता है, बोन, और पोरोसिस मतलब क्या होता है, होल्स, मतलब पोर्स। तो जब बोन में होल होने लग जाते हैं तो उस बीमारी को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, और ये ज्यादातर विमेन में देखा जाता है। इट इज कॉमन इन विमेन हु हैव रीच्ड मेनोपॉज, मतलब जिन विमेन का पीरियड स्टॉप हो जाता है, 45 के ऊपर की जो औरतें हैं उनकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है। ओके, अब ये लास्ट मैंने आपके आसानी के लिए दिया है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर डिस्टिंग्विश आता है थायराइड और पैराथायराइड के बीच में। ये थायराइड ग्लैंड के कैरेक्टर्स हैं, ये पैराथायराइड ग्लैंड के कैरेक्टर्स हैं। आपको ये आसानी से गूगल पे इमेज मिल जाएगा, आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। आपको ये रेडीमेड आंसर मैंने दिया है, ये पढ़ के जाओ, 3 मार्क्स आपके एग्जाम में कंफर्म हो जाएंगे। तो थायराइड ग्लैंड एक सबसे बड़ा ग्लैंड है, डक्टलेस ग्लैंड है। इट प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स टू रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। और पैराथायराइड हार्मोन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड से चिपका हुआ है, और ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल रेगुलेट करता है। थायराइड हार्मोन ट्रैकिया के आगे प्रेजेंट है, लैरिंग्स के नीचे, और पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर चिपका हुआ है। देयर इज ओनली वन थायराइड ग्लैंड इन द बॉडी, एक ही थायराइड ग्लैंड है, उसके 2 लोब्स है, ऐसा थायराइड ग्लैंड होता है। और पैराथायराइड ग्लैंड्स 4 है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो थायराइड ग्लैंड एक ही है, लेकिन पैराथायराइड ग्लैंड 4 है। ओके,
अब बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कैसा दिखाई देता है, देखो ऐसे बटरफ्लाई जैसे दिखाई देता है थायराइड ग्लैंड। एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड लुक्स लाइक अ राइस ग्रेन, एक चावल के दाने के जैसा पैराथायरॉयड ग्लैंड दिखाई देता है। थायराइड ग्लैंड इज ब्राउनिश रेड इन कलर एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड इज येलोइश इन कलर। देखो इधर पे मैंने आपको जो डायग्राम बताया था, ये देखो ये रेड कलर का है और ये येलो कलर का है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ओके ऑल राइट, आगे जाते हैं फटाक से। ओके और थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन्स कौन से बनते हैं, T3 एंड T4। पैराथायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन बनता है, PTH। थायराइड ग्लैंड क्या रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म। पैराथायराइड ग्लैंड क्या रेगुलेट करता है, कैल्शियम आयन और फास्फोरस आयन इन द ब्लड। So this was the entire discussion about thyroid, parathyroid and pineal gland. अब बाकी के बचे हुए ग्लैंड्स हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अब सिर्फ 2 वीडियोस बची हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, वो 2 वीडियोस भी मैं आपको फटाफट प्रोवाइड कर दूंगी। 31 मार्च के पहले मैंने प्रॉमिस किया था मैं पोर्शन खत्म करूंगी, तो खत्म करूंगी, दैट्स अ प्रॉमिस। आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, 31 मार्च तक आपको सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे जैसे टाइम मिलेगा थोड़ा थोड़ा मैं मॉलिक्यूलर बेसिस का वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगी। और आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है 1 अप्रैल को। अप्रैल फुल नहीं बनाने वाले हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग सरप्राइज है, लेकिन उस सरप्राइज के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी। इस वीडियो को फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। 11th स्टैंडर्ड के चैनल स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो हमारी चैनल को, क्योंकि हमने उनका बायो और फिजिक्स सिलेबस स्टार्ट कर दिया है और साथ ही साथ हम उनको फ्री टारगेट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हम उनको फ्री सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं टारगेट की। तो अगर आप चाहते हो आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपके भाई बहन का फायदा हो, तो उनके साथ प्लीज ज्ञान लैब चैनल को शेयर कीजिए। अब तक आपने हमें बहुत प्यार दिया है, बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।